हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग एसएससी जीडी के जीके जीएस के क्रम में आज ये सेट नंबर 31 को कवर करने वाले हैं और इससे पीछे मैंने आपको जो 30 सेट कवर कराए हैं वो मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है तिराब और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अलग हटके क्वेश्चन है। तो तिराब और जो दो नदियां हैं ये भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। किस राज्य की हैं? अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश के यंगयप, याद रखना यंगयप दर्रा से भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो आप कहोगे सर ये करती है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र नदी यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है और सीधे कहाँ निकल जाती है? ऐसा आकार में बहती हुई बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ जाती है। बोलो बात क्लियर हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। क्या है इसका उद्गम स्थल? चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। और तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, वो भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। ठीक है। अब कुछ पॉइंट और समझिए। सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी को कहते हैं। तीस्ता नदी सिक्किम की जीवन रेखा है। अब हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियों की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपकी चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है, यमुना नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है और ब्यास नदी भी आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में ये नदियाँ चिनाब, यमुना, रावी, ब्यास में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। वहीं पर याद रखना है चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ हिमनद और ये कहाँ स्थित है? यूके में। ठीक है। रावी नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा और ब्यास नदी का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड। ठीक, याद रखोगे इतनी बात। फिर समझो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां चिनाब, यमुना, रावी, ब्यास, ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश में आपकी बहती हैं। चिनाब बारालाचा दर्रा से निकलती है, यमुना बंदरपूंछ से निकलती है, रावी रोहतांग से निकलती है और ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए गोवा की प्रमुख नदियाँ हैं मांडवी नदी कहाँ बहती है? गोवा की। इसलिए मांडू महोत्सव कहाँ होता है? तो मांडू महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। ठीक है। और वहीं पे याद रखना है दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है। समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता किस राज्य में वर्तमान समय में लागू है? तो ये भी आप याद रखना किस राज्य में लागू है? गोवा में लागू है। अगर एग्जाम में पूछ ले महावेली गंगा भारत के विश्व में कहाँ बहती है? तो महावेली गंगा के बारे में याद रखना ये श्रीलंका में बहती है। महावेली गंगा कहाँ बहती है? श्रीलंका में बहती है। ठीक है। तो तिराप और नोआ नदियों भारत के किस राज्य में बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं से यंगयप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चलिए ये हटा दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है 1757 में फ्लासी का युद्ध किसके द्वारा जीता गया था? तो सबसे पहली बात आपको फ्लासी के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। कब हुआ है? 1757 में। याद क्या रखना है? सुनो, ये युद्ध EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और आपका बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए जब प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो यहाँ याद रखना रॉबर्ट क्लाइव। कौन था मेरे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और बंगाल की तरफ से बंगाल का नवाब था आपका सिराउद्दौला। कौन था? सिराउद्दौला। ठीक है। जिसमें हुआ क्या? बंगाल के नवाब की हार हो गई।
कौन हार गया इसमें? सिराउद्दौला हार गया। और कौन जीत गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, और जिससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व और मजबूत हो गया था। याद रखना है कि क्वेश्चन। तो फिलासी का जो युद्ध हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराउद्दौला के मध्य हुआ था। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं आपको कुछ और यहाँ समझाने वाला हूँ। हो गया? चलिए अब आगे कुछ समझो थोड़ा सा। देखिए आपको याद रखना है बक्सर का युद्ध, बक्सर युद्ध सबको पता होना चाहिए कब हुआ है? 1764 में। ये युद्ध किसके बीच हुआ था? तो EIC कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें 3 सेनाएं शामिल थी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। 3 सेनाएं और कौन कौन सी थी? जिसका नेतृत्व करते अलग अलग थे, ठीक है। जिसमें आपका बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल, तो 3 सेनाओं ने इसमें मिलकर भाग लिया था। ये तीनों मिलकर लड़ाई कर रहे थे, किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों की हार हो गई। बंगाल की तरफ से कौन था दोस्त? याद रखना है, मीर कासिम। बंगाल की तरफ से इस युद्ध में कौन था? मीर कासिम। अवध की तरफ से कौन था? उधर था सिराउद्दौला, इधर है शुजा-उद-दौला। याद रखोगे, शुजा-उद-दौला। यह कौन है? शुजा-उद-दौला। और मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की त्रिगुट सेना ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हो गई। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? क्या मिला इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो याद रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की जो जमींदारी थी वो इनको मिल गई थी। याद रखना है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की जमींदारी मिल गई। कर वसूलने का इनको ऐसा प्रमाण पत्र मिल गया था। किस युद्ध के द्वारा? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। बंगाल, अवध और मुगल तीनों ने मिलकर सामना किया, लेकिन उसके बावजूद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना नहीं कर पाए। और ध्यान रखना है यहाँ पर इसका नेतृत्व करता कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो। याद हो गया? आगे बढ़ जाऊं? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर फिलासी 1757 का युद्ध किसके द्वारा जीता गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीता गया। जिसमें कौन हार गया था फिलासी के युद्ध में? तो इसमें हार गया बंगाल का नवाब सिराउद्दौला। बोलो बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला देखिए, तो क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका तो आंसर पता होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए भाई? गन्ना। ठीक है। अब गन्ना उत्पादन की यदि हम लोग बात कर लें तो उत्पादन में पहला स्थान किसका है गन्ने के? तो उत्तर प्रदेश का है। लेकिन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? तो याद रखना तमिलनाडु है। कौन है प्रति हेक्टेयर में? तमिलनाडु है। सूरजमुखी में कौन है? कर्नाटक है। कपास में कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। अब देखिए कपास जो होती है वो काली मृदा में होती है, और काली मृदा महाराष्ट्र की प्रमुख मृदा मानी जाती है। काली मृदा से चट्टानें बनती हैं, उसे बेसाल्ट कहते हैं दोस्त, याद रखोगे। और इसे रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। रेगुड़ मृदा किस मृदा को कहते हैं? काली मृदा को कहते हैं। अब यहीं पर आप कमेंट कर देना मुझे कि दक्षिण भारत की प्रमुख मृदा कौन सी है? दक्षिण भारत की प्रमुख मृदा का नाम बताइए, और फटाफट कमेंट करके बताओगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन कहता है शांताराम निम्न में से किस लेखक के द्वारा एक लिखी गई उपन्यास है? तो ये कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो इसको आप याद रखना है ऐसे। ठीक है, शांताराम है ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स का। किसका है? ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स का। और भाई मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रसूदी की है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? सलमान रसूदी की पुस्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध तमांग मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये मठ है, और भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तवांग मठ है।
और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? तवांग मठ है। बोलो, बात क्लियर हो गई। अगर हम महात्मा बुद्ध की थोड़ी सी यहाँ बात कर लें तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ है। तो जन्म हुआ है 563 BC में, और मृत्यु इनकी कब हुई है? तो मृत्यु भी याद रखना है 483 BC में। कब हुई है? 483 में। जन्म 563 में हुआ है, मृत्यु 483 में हुई है। मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है क्या? कुशीनगर। याद रखोगे इतनी बात। चलिए अब देखिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, महाबोधि बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है, बोध गया में, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था 3री शताब्दी में। ये आपको याद रखना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ है, मृत्यु कब हुई है? 483 में मृत्यु हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाए, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यह याद रखो, क्या रखना है? हेमिस जो मठ है ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये अब लद्दाख में, थोड़ा याद रखना है, ठीक है। हेमिस मठ। आगे ताबो मठ कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। बेलकुप्पे मठ कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और घूम मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, इनको अच्छे से आप कवर करके याद रखना, ठीक। चलो आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, किसके द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी विकासवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? याद रखना है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। आइए बात समझिए, डार्विन के द्वारा इस सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया गया? याद रखना है 1831 में प्रतिपादित किया गया था। कौन सा सिद्धांत था? विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन के द्वारा ही ये कहा गया था कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की शक्ति होती है। ये किसका कथन था? डार्विन का कथन था। और इन्होंने ये सिद्धांत तो बीगल नामक जहाज पे दिया था। जहाज का नाम क्या था दोस्त? बीगल नामक जहाज पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और यहीं पे याद रखना, प्रकृति चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए चार्ल्स डार्विन ने कौन से सिद्धांत को समझने में भूल कर दी, जिसको समझ नहीं पाए? तो ध्यान रखना, एक सिद्धांत है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन सही से नहीं समझ पाए या इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। बाद में जाकर ह्यूगो डी ब्रिज, याद रखना है, ह्यूगो डी ब्रिज ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसकी व्याख्या करी थी। तो याद रखोगे उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, लेकिन नाकाम हो गए कौन? तो याद रखना है चार्ल्स डार्विन। किस सिद्धांत को समझने में? तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को समझने में, ठीक है। चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता से संबंधित नियमों को दिया था। मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व खोजा था, रेडियम। याद रखोगे, मैडम क्यूरी रेडियो एक्टिव तत्व की खोज करता थी। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। तो यही पूछा था, विकासवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन थे। प्रकृति चयन का सिद्धांत था, समझने में भूल कर दी, कौन सी? उत्परिवर्तन के सिद्धांत को। याद रखोगे। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर इसमें से रहने वाले के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो मैंने एक वीडियो इसमें मैं बना चुका हूँ मंदिरों पर, जिसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान के बीकानेर में स्थित है करणी माता का मंदिर, जिसमें चूहों की पूजा होती है। 10,000 से अधिक यहाँ चूहे की संख्या मानी गई है। तो चूहे की पूजा कहाँ होती है? करणी माता के मंदिर में, और जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। चलिए आगे आओ। अब देखो, मैंने यहाँ पर मंदिरों को रिपीट किया है। पशुपति मंदिर नेपाल में है। राजा रानी का मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। बाबा बालकनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में, रामप्पा तेलंगाना में है। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। उनाकोटी मंदिर गुफा त्रिपुरा में है। दांत मंदिर श्रीलंका में है। 10 अवतार मंदिर यूपी के ललितपुर जिला में है। पागल बाबा वृंदावन है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में है।
काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में है और स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है वेद ऋषि कपिल से संबंधित भारतीय दर्शन के संप्रदाय से संबंधित थे, यानी इनके द्वारा कौन से दर्शन को प्रतिपादित किया गया था? तो वेद ऋषि कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। कौन सा किया गया? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन। अब आओ यहां पर थोड़ा देखो, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। याद कैसे रखोगे? बाबा रामदेव का संबंध किससे था? योग से है, ठीक है, और उनकी एक कंपनी है पतंजलि, तो ऐसे याद रखोगे। तो योग दर्शन बाबा पतंजलि, पतंजलि योग दर्शन। न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, मीमांसा आचार्य जैमिनी और वेदांत के महर्षि बादरायण। याद रहेगा आपको इतना? तो वेदांत में बा है तो बादरायण में आ गया, मीमांसा में जैमिनी आ गया, वैशेषिक में कणाद आ गए, न्याय में गौतम आ गए और योग में पतंजलि आ गए। ठीक है, आगे आओ। क्वेश्चन के था निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का एक स्रोत नहीं है? यानी ये पूछा है कि कौन से देश के संविधान से भारत में एक भी अंग को नहीं अपनाया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान 60 देशों से लिया गया है, लेकिन जिसमें सर्वाधिक भूमिका भारत परिषद अधिनियम 1935 की है। ठीक है, याद रखना। पहला, फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था ली गई है, ये बात सही है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? एससी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति सही है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो इन तीनों देश से तो भारत के संविधान में कुछ ना कुछ लिया गया है, लेकिन डेनमार्क के संविधान से भारतीय संविधान में कुछ नहीं लिया गया है। तो आपका आंसर होगा डेनमार्क का संविधान। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। संसद ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। राज्य के नीति निर्णय सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। याद रखोगे इतनी बात। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आज के बाद इस क्वेश्चन में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या याद रखना है? देखो, एक ट्रिक याद रखनी है, रकानी कायोसस। क्या याद रखना है दोस्त? रकानी कायोसस। अब इसमें क्या याद रखना है? ये अनुच्छेद 153 से तो शुरू होती है और 159 तक जाती है। अनुच्छेद 159 तक जाती है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 154 में है। और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होगी, यही पूछा नियुक्ति संबंध चर्चा, अनुच्छेद 155 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अनुच्छेद 155 होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाई कोर्ट के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, आगे। कहाँ से होगा? आपका राज्यपाल का कार्यपालिका का प्रधान। कार्यकाल कितना होता है? वो 156 में है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? वो 157 में है। योग्यताएं मतलब भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, ऐसी कंडीशन योग्यताओं को दर्शाती है। 7 से आपका है आपका सेवा एवं शर्तें, 158 में हो जाएगा और 159 में आपके पास शपथ। याद रखोगे? तो रकानी कायोसस, रकानी कायोसस। अब आगे आइए, देखो राज्यपाल जो है, ये क्वेश्चन बड़ा विवादित क्वेश्चन है। राज्यपाल का जो वेतन है
ये कहाँ से दिया जाता है? तो राज्य सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। वो जिस राज्य का राज्यपाल होगा उस राज्य की संचित निधि से इसका वेतन दिया जाएगा, जो वर्तमान में 3.5 लाख रुपया पर मंथ है। बोलो बात क्लियर। लेकिन राज्यपाल को पेंशन भी मिलती है दोस्त। ये पेंशन कहाँ से मिलेगी? तो केंद्र सरकार की संचित निधि से। केंद्र सरकार की संचित निधि से राज्यपाल को पेंशन दी जाती है, लेकिन वेतन कहाँ से मिलता है? राज्य की संचित निधि से। अब बात यहाँ पर आती है कि एक राज्यपाल जब 2 राज्यों का बन जाए तब वेतन दोनों राज्यों का मिलेगा? नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्यों? राष्ट्रपति ही राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करता है, लेकिन राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद करती है। याद रखना है, राज्यपाल का वेतन संसद करेगा, लेकिन जब वो 2 राज्य का बन जाएगा तब वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे आइए। राज्यपाल की क्षमाकरण शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? क्षमाकरण शक्ति तो याद रखना अनुच्छेद 161 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल का अध्यादेश भी याद रखना अनुच्छेद 213 में है, ठीक है। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 174 में है, 174 में है, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं 85 में, लेकिन राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 174 में। याद रखोगे, राज्यपाल एक राज्य से दूसरे राज्य में जब भेजता है राष्ट्रपति, उस समय वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। बोलो बात क्लियर हो गई। तो राज्यपाल से संबंधित इतना ही पॉइंट याद कर लेना, एक किस्म से आपका पूरा राज्यपाल समाप्त हो गया। हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, बढ़ जाऊं मैं आगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? यानी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगों के बारे में दोस्त आपको बताना है, ठीक है। आओ इधर देखो, अगर हम सबसे पहले भूकंप की बात कर लें, भूकंप है क्या? पहली बात तो यही है, भूकंप है क्या? तो जब पृथ्वी की प्लेटों में घर्षण होता है, आपस में टकराती हैं, तो उसे कहते हैं भूकंप, ठीक है। अब आगे आओ, हलचल हो जाती है। भूकंप में 2 पॉइंट, एक मूल बिंदु होता है मूल केंद्र, और भूकंप के अंदर एक होता है अधिकेंद्र दोस्त। कौन सा होता है? अधिकेंद्र। देखिए, जहां से भूकंप चलना शुरू करता है, जहां से उठता है, उसे कहते हैं मूल केंद्र। अधिकेंद्र कहाँ होता है? जिस केंद्र पर आकर, आराम सुनना है, जिस केंद्र पर आकर, पृथ्वी के केंद्र पर आकर जब ये टकराता है, यानी जहां पर भूकंपीय तरंगों का पता सबसे पहले लगता है पृथ्वी पर, उस केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। याद रखोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। मूल केंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है, बात क्लियर। चलिए आगे आओ। अब देखिए, भूकंप जो मापक होता है, जो मीटर होता है, भूकंप मापक, तो भूकंप के अध्ययन को हम कहते हैं क्या? सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। और ये पैमाना याद रखना, रिएक्टर पैमाना। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, इस पर जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर 14 तक होते हैं। रिएक्टर पैमाने पर कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 14 तक अंक होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि अधिकांश भूकंप धरातल से कितनी गहराई में उत्पन्न होते हैं? तो याद रखना, अधिकांश भूकंप धरातल से, हमेशा याद रखना है, लगभग आपके 50 से 100 किलोमीटर के अंदर आपके ये उत्पन्न होते हैं। सर्वाधिक भूकंप 50 से 100 की गहराई में सर्वाधिक भूकंप आता है, ये आपको याद रखना है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अब भूकंपीय तरंगों की बात कर लें तो PSL 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। P को कहते हैं प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे, इसे कहते हैं द्वितीयक तरंगे। ये है आपका लव वेव्स, इसे कहते हैं लव वेव्स के नाम से जाना जाता है L तरंगों को। अब समझिए, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं, इनकी स्पीड सर्वाधिक होती है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राथमिक तरंगें होगी जिसमें सर्वाधिक तीव्रता मानी जाती है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। लेकिन सबसे घातक भूकंपीय तरंगें कौन सी होती हैं? तो सबसे घातक होती है L तरंगें।
ध्यान रखना है, सबसे घातक भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं? एल तरंगे होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए वर्तमान समय में सर्वाधिक खतरनाक भारतीय भूकंप जोन कौन सा है? तो याद रखना ये 5 है। कौन सा जोन है? 5 जोन स्थित है। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। अब एक चीज और सुन लो, हाँ एक और याद आ गया क्वेश्चन। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप भारत में किस सन में आया? 1934 में। कहाँ आया? बिहार में। कहाँ से उठा था? नेपाल से। याद रखना है, ठीक है। कब आया? 1934 में आया। तो भूकंप का हो गया सुपड़ा साफ। बोलो बात क्लियर है? भूकंप मापी क्या होता है? एक होता है सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी होता है अध्ययन। पैमाना कौन सा होता है? रिएक्टर, जिसमें अंक होते हैं 0 से लेकर 14 तक। मूल केंद्र, अधिकेंद्र क्लियर हो गया। तीनों प्रकार की तरंगें आपकी क्लियर हो गई। 5 जोन हो गया आपका, ठीक है, जो असम के गुवाहाटी में वर्तमान में लगभग मिलता है और गहराई में 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं। हो गया क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की एक राजधानी है? तो वेरी फेमस राजधानी है प्योंगयांग। कौन सी है? उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है दोस्त प्यारे बंधु? हनोई, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पने। बोलो बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आइए, यहाँ पर देख लो, एक बार यहाँ से आ जाइए फटाफट। देखो, उत्तरी कोरिया प्योंगयांग है, कंबोडिया की राजधानी नोम पने है, दक्षिण कोरिया सियोल है, वियतनाम की हनोई है और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान ताशकंद है, यमन की साना है, फिजी की सूबा राजधानी है। ठीक, आ गया। क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो यह है आपके पास उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। कहाँ स्थित है? यूएसए टू कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दुनिया की सबसे व्यस्ततम नहर कौन सी है? तो याद रखना व्यस्ततम नहर ये है अपने पास कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कौन सी नहर है वो? कील नहर है। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कैप ऑफ गुड होप, इसके बारे में आराम से सुनना है। भारत की खोज करने के लिए बार्थोलोम्यू डियाज सबसे पहले निकला था, आराम सुनना है, लेकिन वो भारत की खोज नहीं कर पाया था। वो कैप ऑफ गुड होप आशाओं का अंतरिक्ष द्वीप से ही वापस हो गया था। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा की गई। उसके बाद ही वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकला था, पुर्तगाली। उसने सोचा कि भाई यहाँ तक तो खोज हो ही चुकी है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ। तब उसे गुजरात का एक व्यक्ति मिला, उसने कहा सीधे जाओ और मिलेगा आपको भारत। और वो कहाँ पहुँच गया था? आपको कमेंट करके बताना है कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस राज्य में और किस तट पर ये आया था? 1498 में। और दूसरी बार ये कब आया? याद रखना इतना क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 फरवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्त आप। कैसे? देखो, विश्व विरासत दिवस कब होता है? 18 अप्रैल को होता है। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को होता है, ठीक है। केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब होता है? 24 फरवरी को होता है। अब बचा क्या? विश्व न्याय और दिवस। तो ये 20 फरवरी कौन सा हो जाएगा? विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब होगा आपका? 20 फरवरी को, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस 24 फरवरी और विश्व विरासत दिवस कब होता है? 18 अप्रैल। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब होता है? तो 17 अप्रैल को होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कहता है कौन सी राज्य सरकार ऐसी है जो बसपा पुरस्कार देती है? इस फेमस पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि मिलती है दोस्त? 10 लाख रुपए की राशि है। और बसपा पुरस्कार कौन देता है? कर्नाटक सरकार देती है, ठीक है। और वहीं पे याद रखना है महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड देता है। लता मंगेशकर अवार्ड कौन देता है? महाराष्ट्र। और कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार उड़ीसा देती है, उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखना है। और कालिदास सम्मान, कालिदास पुरस्कार एमपी देता है। कलिंग पुरस्कार उड़ीसा, कालिदास एमपी, लता मंगेशकर महाराष्ट्र, बसपा कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए।
क्वेश्चन कहता है रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, आपके पास एक रैम होती है और एक रोम होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम कहते हैं और रोम रीड ओनली मेमोरी आपकी रोम होती है। अब पहली बात यहाँ पर ये जरूरी है कि रैम में स्टोर किया गया डाटा स्थायी नहीं होता है, लेकिन रोम में स्टोर कर दिया गया डाटा आपका स्थायी होता है। तो यही आपसे पूछा गया है कि रोम में जो डाटा स्टोर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखना, उससे हम कहते हैं फर्मवेयर। क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या जानना है आपको, जो हम वीडियो चलाते हैं, जब हम YouTube पर वीडियो चलाते हैं तो वो उस समय रैम पर चलती है, लेकिन जब वीडियो हम डाउनलोड कर लेते हैं तो वो रोम में चली जाती है। याद रखना इतनी बात। तो ये रीड ओनली मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अच्छा, रोम होती कहाँ पर है? रोम की स्थिति क्या होती है? सबसे बड़ी बात यह है कि रोम की स्थिति क्या है। पिछले क्लास में शायद मैं आपको बता चुका हूं, तो आप जरूर इसका कमेंट करना कि रोम की स्थिति क्या होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष के बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है दोस्त, पूरे विश्व में वो रूस को माना जाता है। किसे माना जाता है? रूस के लिए। अब अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति आपको सबको याद होना चाहिए, यूरी गार्गिन था। कौन था? यूरी गार्गिन था, और ये रूस का ही था। कब गया था? 12 अप्रैल 1961 को इसने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। ठीक है, याद रखोगे। वहीं पर और कुछ आपको याद रखना है दोस्त, पूरे विश्व का भारत भी 14वां देश बना था अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला। कौन गए थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। कौन गए थे दोस्त? राकेश शर्मा। और ये राकेश शर्मा कहाँ के थे? तो याद रखना है, पटियाला पंजाब के थे। ठीक है, और ये कहाँ से गए थे? उज्बेकिस्तान के कजाकिस्तान के बेकानूर से गए थे। बेकानूर। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा थे, जो 168 में व्यक्ति थे, शायद नहीं, कन्फर्म है। और 14वां जो था वो 3 अप्रैल 1984 को था। भारत 14वां देश बना था। कब गए थे ये? 1984 में। राकेश शर्मा, याद रखोगे इतनी बात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यूरी गार्गिन। और क्या रखना है? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग कब बना? याद रखना है, भारत में अंतरिक्ष आयोग कब बना है? तो ये बना है 1972 में। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष आयोग का गठन कब हुआ? 1972 में। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का भारत में जनक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील को ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? अब कोई भी लकड़ी लटकी हुई है, यदि आप उस पर कील ठोकते हैं तो आप इधर से क्रिया कर रहे हैं, वो इधर को क्रिया हो जाएगी। आ रही बात समझ में? आता है नहीं? तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि क्रिया के पीछे जो प्रतिक्रिया होती है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम में होती है। तो इसका भी आंसर आपका क्या होगा दोस्त? न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा। ठीक है, जड़त्व का नियम कौन सा होता है? न्यूटन की गति का पहला नियम होता है। यह नियम कहता है कोई भी वस्तु जब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अभी मान लीजिए, ये समझिए, यहाँ पर ये डायरी है, कौन से अवस्था में है? जड़त्व अवस्था में। न्यूटन गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और बल की परिभाषा इसी से मिलती है। ठीक है, अब मैं इस पर इस प्रकार से बल लगा देता हूँ तो जड़त्व हट गया। डंडे को कमर को डंडे से पीटना, धूल का निकल जाना। तो ये सभी न्यूटन की गति के पहले नियम के उदाहरण हैं। यदि ये गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड रख दो और उसके ऊपर सिक्का रख दो, पोस्ट कार्ड को खींच लीजिए, सिक्का गिलास में जाएगा। न्यूटन की गति का पहले नियम का ये उदाहरण है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो न्यूटन की गति के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। और दूसरे नियम से बल का परिमाण मिलता है F बराबर ma। क्या मिलता है? F बराबर ma मिलता है। आपको पता होना चाहिए 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में न्यूटन ने गति कितने नियम दिए दोस्त? 3 नियम दिए थे। बात क्लियर?
पास्कल का नियम क्या है? ये हमेशा बंद बर्तन पे काम करता है। किस बर्तन पर? बंद बर्तन में काम करेगा और द्रव में प्रत्येक जगह आपका समान दाब होता है, ये पास्कल का नियम कहता है। जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी जेसीबी मशीन, ये सब किस पे काम करते हैं? पास्कल के नियम पर ही काम करते हैं। हुक का नियम क्या होता है? पार्श्व विकृति और प्रतिबल के बीच अनुपात दर्शाता है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी होती है? अब यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, तभी तो मैं कहता हूँ बायोलॉजी को हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म में आपको पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश भी आ जाती है, जब इंग्लिश का ही उच्चारण हिंदी के रूप में कर दिया जाता है उसे कहते हैं इंग्लिश। तो सबसे बड़ी मानव शरीर की रक्त वाहिका होती है महाधमनी। कौन सी होती है? महाधमनी। अब ये ऑप्शन में तो है नहीं दोस्त, तो महाधमनी कहते हैं आयोटा। क्या कहते हैं? आयोटा। याद रखना है ये हृदय में बायां साइड में बायां निलय से जुड़ी रहती है, हृदय में बाएं निलय से जुड़ी रहती है और वहाँ से ये रक्त को शरीर में संचरण करती है, यानी याद रखना है O2 युक्त रक्त को संचरण करती है, ठीक है। धमनी और सिरा, धमनी क्या करती है? O2 युक्त रक्त का संचरण करती है, जबकि जो सिरा होती है ये आपके CO2 युक्त का संचरण करती है। इसे कहते हैं अशुद्ध रक्त और इसे कहते हैं शुद्ध रक्त। तो हृदय से पूरे शरीर में रक्त का संचरण धमनियों से होता है, इसीलिए इनके अंदर कपाट नहीं होते हैं और सिराओं के अंदर कपाट पाए जाते हैं। पूरे शरीर का रक्त ये हृदय की ओर ले जाती हैं, CO2 युक्त को ले जाती हैं और इनमें कपाट पाए जाते हैं। इनका आकार नीले रंग का होता है, जैसे अभी हाथ पे ये इस प्रकार से है। ये क्या है आपके पास? सिराएं हैं, ठीक है। बोलो बात क्लियर होगी? तो धमनी में और सिरा में अंतर आपकी समझ में आ गया होगा। महाधमनी सबसे बड़ी होती है, जो हृदय में आपका बाएं निलय से जुड़ी हुई रहती है। आगे बात करें, धमनी में एक फुफ्फुस धमनी भी होती है, ध्यान रखना, जो उल्टा काम करती है। धमनी शुद्ध को परिवहन करेगी, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध को करेगी। सिरा अशुद्ध को करती है, फुफ्फुस सिरा शुद्ध को करेगी। बोलो बात क्लियर होगी? यहाँ तक याद रखोगे तो आपका आंसर हो जाएगा एयोटा। क्लियर होगी बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। तो इस प्रकार से आपका आज का सेट समाप्त हो गया। कैसा लगा आपको क्लास आज का? कमेंट करना। यदि वीडियो पसंद आई है तो दोस्त शेयर जरूर करना। तो इसी उम्मीद और उत्साह और उमंग के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।